अब हम लोग बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम हमारे पास क्या चीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या लिया कि एक हमने बॉडी ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जिसका मास सपोज हमारे पास m है, ओके, और ये कुछ वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रही होती है, कुछ वेलोसिटी के साथ ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मोमेंटम क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब कि ये जो हमारे बॉडी है, ये बॉडी है, उसके कुछ वेलोसिटी है, तो मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ओके। तो मोमेंटम को हम लोग जनरली p से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, p से रिप्रेजेंट करेंगे। मास को हम लोग m से करते हैं और वेलोसिटी को हम लोग किससे करेंगे, v से करेंगे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू mv, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा, मोमेंटम है हमारे पास तो इसकी कुछ यूनिट होगी, इसकी यूनिट होगी। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट हमारे पास क्या होता है, केजी होगा, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट के हम लोग बात करेंगे, ये कौन सा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिस्कशन करें उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का बात करते हैं उसको आप लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास जब मूव कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी क्या हो जाएगी, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, ये वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसका सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन को ये फॉलो करेगी। तो मोमेंटम हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा, थोड़ा सा बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। एक हमने क्या लिया, एक हमने ब्लॉक लिया, और उस ब्लॉक का मास हमने m लिया, और एक दूसरा बड़ा सा ब्लॉक हमने लिया, ओके। इस ब्लॉक का मास हमने m लिया हुआ है। डेफिनेटली ये कैपिटल M का मास आपका ज़्यादा है और स्मॉल m जो है वो उसका मास आपका कम है। इस दोनों को सेम वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। P1 इज इक्वल टू mv और P2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, mv। दोनों का वेलोसिटी क्या थी, सेम थी। इन दोनों का वेलोसिटी क्या है, हमारे पास सेम है। जब वेलोसिटी हमारा सेम है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि P2 ग्रेटर देन P1, मतलब P2 का मोमेंटम ज़्यादा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, मास के ऊपर मोमेंटम डिपेंड कर रही है। तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। अच्छा, अगर मैंने सेकंड केस अगर हमने लिया होता और मैंने बोला होता कि दोनों का मास सेम है, वेलोसिटी डिफरेंट है, तो आपका उस केस में भी आप इसको डिस्कस कर सकते थे कि हाँ, आपका जिसका आपका वेलोसिटी ज़्यादा है वो आपका उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मोमेंटम किसको बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is known as momentum, and m is the body and its velocity is v, then momentum is equal to mass into velocity। then momentum को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, that means mv हो गया हमारे पास, और इसका यूनिट kg मीटर पर सेकंड, और ये क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप, ओके। तो फर्स्टली इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने मोमेंटम के बारे में डिस्कस किए, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमने क्या किया, एक हमने एक बॉडी लिया, एक हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, बॉडी लिया जिसका मास हमारे पास m है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी को मैंने बोला, इसका इनिशियल वेलोसिटी को u बोला, और ये t टाइम पीरियड में ये ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे चली आई। मास हमारे पास m ही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास v होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यूटन्स लॉ को समझने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या बोलेगा, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स आपका
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यही स्टेटमेंट आपके पास, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हम लोग बात करेंगे तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हम लोग बोलेंगे। अच्छा, इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगी जिसको हम लोग के बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम के को क्या लेते हैं, 1 लेंगे। के का कांस्टेंट, ये के क्या है, कांस्टेंट है, और इसको 1 लेते हैं। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डेल्टा पी हमें निकालना है। तो डेल्टा पी हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे फर्स्ट इनिशियल मोमेंटम P1 हम लोग PI बोल देते हैं इनिशियल को। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या थी, m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या है, P F इज इक्वल टू m इंटू वी। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डेल्टा पी का, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो m डेल्टा पी का अगर बात करेंगे तो P फाइनल माइनस P इनिशियल की बात करेंगे, और P फाइनल हमारे पास क्या है, एम वी माइनस एम यू। तो फाइनली एम वी माइनस यू बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, अच्छा टाइम डेल्टा टी का अगर मैं बात करूंगा, डेल्टा टी, तो यहाँ का टाइम, इनिशियल टाइम क्या थी जी, टी इनिशियल का बात करें तो क्या थी, 0 थी, और टी फाइनल का बात करें तो ये क्या होगी जी, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो टी माइनस 0, तो ये क्या आ जा रही है, टी आ जा रही है। ओके, तो हमारे पास यहाँ के कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, ये मोमेंटम का जो हमारे पास फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एफ इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, एम, क्योंकि डेल्टा पी का हमने वैल्यू निकाला था, एम इंटू वी माइनस यू, और डेल्टा टी का वैल्यू हमारे पास कितना आया, टी आया हुआ। तो F इज इक्वल टू हमारे पास एम वी माइनस यू अपॉन टी, हम लोग इसको बोल सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करिए, तो V माइनस यू, V हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहला इक्वेशन, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग बोलेंगे। तो फाइनली इसको हम बोल सकते हैं ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अजी इसको इधर ले गए और टोटल साइड को इंटरचेंज कर दी, चलो यहीं पे कर देता, V माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। उसके बाद हमने ये स्टेप गया, तो हमारे पास क्या हुआ कि इसको टोटल के इंटरचेंज के तो ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या जाएंगे, A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हम A का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, M इंटू ए पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि V माइनस यू अपॉन टी हो जा रही है, तो F इज इक्वल टू हमारे पास एम ए हो जा रही है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जा रही है। तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ होती है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास आ गया, एक इसको डिराइव करने के बाद हमारे पास आ गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला हम लोग क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो F इज इक्वल टू एम ए, ये डायरेक्ट आप नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे कि इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड होते हैं उसी को हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ का हम लोग बात करेंगे। F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं बोलेंगे। आफ्टर डेरिवेशन वी गेट द रिजल्ट। तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ होती है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, तो इसमें क्या बात करना है हम लोग, मेनली चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का बात करेंगे। अच्छा, सपोज आप बस से जा रहे हो और अचानक आपने जंप कर दिया, तो जंप कर जाएगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास, अर्थ हमारे रेस्ट में है और आप स्टिल इन मोशन, मतलब बस से जंप करें, तो बस की कुछ स्पीड है तो आपकी भी कुछ स्पीड है। तो जैसे आपका लेग आपका अर्थ के कांटेक्ट में आएगा, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि आपका अर्थ रेस्ट में है और जो पार्ट अर्थ के कांटेक्ट में जाएगा वो सडनली रेस्ट में आ जाएगा, बट रेस्ट पार्ट तो मोशन में रहेगा ना, तो आप गिर जाओगे, क्योंकि रेस्ट पार्ट मोशन में रहेगा और कुछ पार्ट आपका
रेस्ट में आ जाएगा, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। लेकिन अगर आप बस में अगर आप जंप किए और अगर बस के डायरेक्शन में, हमने क्या बोला था, मोमेंटम, मोमेंटम क्या बोला था, वेलोसिटी, मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप जो जिस बस से ट्रैवल कर रहे थे तो उसी डायरेक्शन में अगर आप रन करोगे, भागोगे, तो आप गिरोगे नहीं। इसका रीज़न ये है कि जैसे आपने जंप किया और उसी डायरेक्शन में आपने भागना शुरू किया तो क्या हो गया, मोमेंटम में चेंज हो गया। जब मोमेंटम में चेंज हो गया तब फिर अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल हो गया। अच्छा, जब क्या चले तो क्रिकेट का बॉल है, ये क्रिकेट का बॉल है, तो क्रिकेट का बॉल की वेलोसिटी सपोज आप जब कैच ले तो उसकी वेलोसिटी v है। जब इसको आपने कैच करने के बाद उसको जब अपने ओर खींचोगे तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम आप लोगे, उसमें टाइम इंटरवल को चेंज करोगे तो उसका वेलोसिटी में भी कुछ डिक्रीज आ जाएगा। इसको मान सपोज u में कंसिडर कर रहा हूँ या v डेश में कंसिडर कर रहा हूँ, तो कुछ वेलोसिटी में चेंज हो गया, दैट मीन्स मोमेंटम में चेंज होगा, तो इजीली से आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो ये सारे एग्जांपल क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ का होता है। आई होप ये सारा बात आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है वो भी हमने बताया, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है ये भी बताया, मोमेंटम भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ये सारा चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।